नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर का सिकंदर कहे जाने वाले सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ की कहानी की। आखिर उन्होंने कैसे जीता चीन और उनके बनाए मार्तंड मंदिर को फिर किसने तोड़ा था, जानिए पूरी कहानी। कश्मीर के अनंतनाग के पास बना ये मार्तंड मंदिर 1300 साल पहले बना था। आज इसकी हालत एक खंडहर जैसी है। कुछ 150 साल पहले एक ब्रिटिश लेखक ने मार्तंड मंदिर का ये स्केच बनाया था, जिसे देखकर पता लगता है कि यह मंदिर कितना भव्य रहा होगा। हालांकि इससे भी दिलचस्प है उस राजा की कहानी जिसने यह मंदिर बनवाया था। एक राजा जिसने दक्षिण से लेकर पूर्वी भारत तक सैन्य अभियान चलाए थे। उसने चीन के एक हिस्से को भी जीत लिया था। इसी कारण इस राजा को उपाधि मिली अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर की, यानी कि कश्मीर का सिकंदर। हम बात कर रहे हैं कश्मीर में सबसे ताकतवर सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ की। शुरू से शुरुआत करते हैं। कश्मीर के राजाओं की कहानी हमें मिलती है राजतरंगिणी में। ये इकलौती किताब है जिसमें कश्मीर का 1000 साल का इतिहास दर्ज है। राजतरंगिणी को लिखा था कल्हड़ नाम के कश्मीरी इतिहासकार ने। इसे 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। उस समय कल्हड़ के पिता लोहार राजवंश के आखिरी राजा हर्षदेव के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। राजतरंगिणी में कल्हड़ ने कश्मीर के बहुत से राजा रानियों का जिक्र किया है। कल्हड़ के अनुसार इनमें सबसे महान थे राजा ललितादित्य, जो कश्मीर के कारकोटा वंश से ताल्लुक रखते थे। कारकोटा वंश की स्थापना 625 ईस्वी में हुई थी। ललितादित्य इस वंश के 5वें राजा बने। कल्हड़ के अनुसार उनका शासनकाल 724 से 761 ईस्वी के बीच रहा। इस काल को कश्मीर का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। गोल्डन पीरियड क्यों? उस समय भारतीय महाद्वीप का हाल देखिए। 7वीं सदी आते आते गुप्त वंश का अंत हो गया था। पूरा महाद्वीप छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। ऐसे में ललितादित्य को एक अच्छा मौका मिला अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने का। ललितादित्य ने अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत की और 14 साल तक ये अभियान चलता रहा। इस दौरान ललितादित्य ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई जीतें हासिल की। पहला अभियान था कन्नौज का, जहां राजा यशोवर्मन का राज हुआ करता था। कल्हड़ के अनुसार ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच कई दौर की लड़ाइयों के बाद दोनों एक शांति समझौते के लिए तैयार हुए, जिसे नाम दिया गया यशोवर्मन ललितादित्य संधि की। संधि की शर्तें दोनों राजाओं को मंजूर थीं, लेकिन एक जगह गरारी अटक गई। ललितादित्य के एक मंत्री ने संधि पत्र में यशोवर्मन का नाम ललितादित्य से पहले आने पर ऐतराज किया। ललितादित्य ने अपने मंत्री की बात सुनते हुए संधि कैंसिल कर दी। युद्ध दोबारा चालू हुआ। कल्हड़ के अनुसार इस युद्ध में ललितादित्य की जीत हुई। इसके बाद ललितादित्य ने पंजाब, अफगानिस्तान सहित कई इलाकों में सैन्य अभियान चलाए और एक के बाद एक जीत हासिल करते रहे। जर्मन इतिहासकार हरमन गेट्स के अनुसार 735 ईस्वी के आसपास ललितादित्य ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर जीत हासिल की। इसके बाद उनका दक्षिण अभियान शुरू हुआ। प्राचीन भारत में तब 2 मुख्य रास्ते हुआ करते थे जिनसे ट्रेड आदि होते थे, दक्षिणापथ और उत्तरापथ। उत्तरापथ पंजाब से बंगाल तक जाता था, वहीं दक्षिणापथ वाराणसी से होकर दक्षिण में चोल राज्य की सीमाओं तक जाता था। कल्हड़ के अनुसार कर्नाटक की एक रानी रत्ना ने ललितादित्य की मदद की थी, जिसके चलते कश्मीर की सेनाएं कावेरी तक पहुंची। दक्षिण में युद्धों के बारे में ज्यादा तो नहीं पता चलता, लेकिन कल्हड़ के अनुसार इस अभियान के बाद ललितादित्य ढेर सारी धन दौलत लेकर कश्मीर लौटे थे। 14 वर्ष लंबे इस अभियान के चलते ही ललितादित्य को कश्मीर के सिकंदर की उपाधि मिली। सिकंदर का अभियान 11 साल तक चला था। भारतीय उपमहाद्वीप के सफल अभियानों के बाद ललितादित्य की नज़र पड़ी चीन पर। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में प्रोफेसर आंद्रे विंक अपनी किताब अल हिंद में लिखते हैं कि 7वीं सदी में अरब आक्रमण से पर्सिया का ससनीद वंश कमजोर हो चला था। सेंट्रल एशिया के तमाम राज्यों के हालत खराब थे। ऐसे में मौके का फायदा उठाते हुए ललितादित्य ने सेंट्रल एशिया के कई शहरों पर जीत हासिल की और वर्तमान चीन के शिनजियांग प्रांत का भी बड़ा हिस्सा जीत लिया था। चीन पर ललितादित्य की जीत को लेकर इतिहासकारों में कुछ मतभेद भी हैं, लेकिन माना जाता है कि सेंट्रल एशिया पर ललितादित्य का निश्चित प्रभाव था।